अच्छा, स्क्रीन शो होगी आपको? ओके। हमारा जो टेस्ट फेज़ है क्लोज मैनेजमेंट सिस्टम वाला, ये बुनियादी तौर पे पाइथन में बनाने के लिए कहा गया था हमें। और इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। जल्दी से एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पे नज़र डाल लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। इसमें मैं आपको रिक्वायरमेंट पहले इसकी दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट फाइल है। उसमें बोला गया हमसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एन इंटरएक्टिव इंटरफेस या इंटरएक्टिव फॉर्म, और जिसमें जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड हो, लॉगिन, रीसेट, एग्जिट विंडो और क्लोज स्टॉक का बटन हो। और उसके बाद उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बोली थी कि रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है वो इस तरह से शो हो। ये 5-6 उन्होंने दिखाई हैं, रिक्वायरमेंट्स दिखाई हैं। जैसे कि ये है कि पासवर्ड जो है वो इस तरह से डॉट डॉट की तरह से नज़र आए, बटन सारे काम करते हों, रीसेट बटन दबाने से रीसेट हो जाए सारा कुछ, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड खाली हो जाए, और एग्जिट दबाने से एग्जिट हो जाए। तो ये सारा कुछ बनाना था। और इसके लिए उन्होंने बोला था कि आप पाइथन में बनाएंगे, और डेटाबेस से उन्होंने कहा था कि आप एसक्यूलाइट या फिर माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यूज़र इंटरफेस के लिए पाइथन मस्ट है, और डेटाबेस के लिए इन दोनों में से हमें एक ही चॉइस दी गई थी। तो अब उसमें यह है कि पाइथन तो चूंकि मस्ट है, उसमें पाइथन के साथ साथ फिर हमने माई एसक्यूएल को चूज़ किया कि चूंकि वो आसान है थोड़ा सा सेटअप करना और उसको यूज़ करना आसान है, तो इसलिए माई एसक्यूएल जो है वो हमने किया है। अब इसमें हमारे पास जो है वो तरीकाकार क्या है। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि पाइथन जो है वो किस तरह से काम करेगी, या इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, पाइथन के लिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग है, इसके लिए नंबर वन पे तो हमें पाइथन चाहिए होगी, पाइथन एसडीके चाहिए होगा, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। दूसरे नंबर पे हमें टीके इंटर चाहिए होगा, जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम यूजर इंटरफेस वगैरह बनाते हैं। फ्रेमवर्क की आपको कोई डेफिनेशन पता है? हेलो, हेलो। ओके, तो हेलो। हमारे पास जो है वो ये चीज़ है कि हमने पाइथन का एसडीके सबसे पहले इंस्टॉल करना है, और पाइथन के एसडीके के बाद हमने टीके इंटर को इंस्टॉल करना है, जो कि फ्रेमवर्क है पाइथन का। अब आपको फ्रेमवर्क का पता है कि फ्रेमवर्क क्या होता है? हेलो, हेलो, हेलो। ओके जी, तो टीके इंटर जो है वो हम एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। और डेटाबेस के लिए जो है वो हमने माई एसक्यूएल यूज़ किया है। अब माई एसक्यूएल डेटाबेस के तौर पे यूज़ करने के लिए हमने बुनियादी तौर पे जैम्प को इस्तेमाल किया है। जैम्प जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैम्प जो है आपको मैं ये साथ लिख भी देता हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर है। तो जैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके कोई भी वेब ऐप या वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास अपाचे सर्वर भी होता है, एफ टी पी सर्वर भी होता है, और डेटाबेस का एम सी माई एस क्यू एल सर्वर भी जो है वो होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हमने ली हैं, या आपने इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप में, और इनको सेटअप करना है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट की जाती है। ये जो पूरा तरीकाकार है, जिसमें सबसे पहले हमने पाइथन का एसडीके इंस्टॉल करना है, उसके बाद टीके इंटर को इंस्टॉल करना है, जो कि फ्रेमवर्क है पाइथन यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, और उसके बाद हमने जो माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ों की वीडियोस मैं आपको वीडियो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें ये पूरा प्रोसीजर है कि इन दोनों चीज़ों को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जबकि जैम्प इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा आसान है, वो आप वैसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इन दोनों को इंस्टॉल करने का तरीका जो है उसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर आपने जैम्प भी इंस्टॉल करना है, और आखिर में आपने वी एस कोड नामी सॉफ्टवेयर है, या फिर अगर ये आपको ना मिला तो आप नोट पैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर आपने करना है।
ये चारों सॉफ्टवेयर जब आपके पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपने अपना जो पाइथन का एसडीके है उसको सेटअप करना है। तो पाइथन के एसडीके को सेटअप करने के बाद और टीके इंटर को सेटअप करने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम है, यानी कि जो हमने स्टार्ट करना होता है, वो किस तरह से है कि हमने अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग को ओपन करने के लिए सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और हमने जाके एक अपनी मर्जी की डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है अपनी वेबसाइट में। चाहे वो किसी भी फोल्डर, सॉरी, किसी भी डायरेक्टरी में बना लें, आप किसी भी बना लें, ड्राइव के अंदर बना लें, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो मिसाल के तौर पे मेरा जो पाइथन का फोल्डर है वो मेरे पास ई ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको ई ड्राइव के अंदर नेविगेट करना है, तो मैं यहाँ पे सी डी पाइथन लिखूंगा। तो मैं पाइथन वाले फोल्डर में चला गया। अब उसके अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज वाले फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो सी डी क्लोज में लिखूंगा, तो ये मैं क्लोज वाले फोल्डर के अंदर चला गया। अब यहाँ पे बात यह है कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है क्लोज वाले फोल्डर के अंदर, वो ये आपके पास दो फाइल्स हैं। जो पाइथन की फाइल्स होती हैं वो .py एक्सटेंशन पे एंड होती हैं, और इसी तरह से हमने अपने जो डेटाबेस की फाइल है उसको यहाँ पे स्टोर किया हुआ है db.py के नाम से, और डेटाबेस का जो बैकअप है वो clothes-testing.sql के नाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है। डेटाबेस का बैकअप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि आपने डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे जब हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, यहाँ से आगे क्या का जो काम है पाइथन का वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले यह है कि जब आपने जैम्प को इंस्टॉल कर लिया तो जैम्प वाला जो कंट्रोल पैनल है उसको आपने रन करना है। जैम्प इंस्टॉल होने के बाद आपके पास सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे जैम्प वाले फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। ये आपके पास जैम्प वाला सारा हिस्सा पड़ा हुआ है, यहाँ से ये जैम्प कंट्रोल है, इसको आपने रन करना है, तो ये आपके पास जो है वो कंट्रोल पैनल इसका शो हो जाएगा। अब बात इस तरह से है कि हमारे पास पहली दो चीजें जो है इनको हमने स्टार्ट कर लेना है, अपाचे सर्वर को और एसक्यूएल सर्वर को। जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने जाना है अपने इंटरनेट ब्राउजर के अंदर, वहां जाके आपने लोकल होस्ट लिख के इंटर प्रेस करना है, तो आपके पास ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। लोकल होस्ट का जो मेन पेज है उसमें आपने PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे डेटाबेस सारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके पास ये लेफ्ट साइड पे सारे डेटाबेसेस ओपन नहीं होंगे, बल्कि कोई चीज़ भी नहीं होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने का क्या तरीका है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है क्लोज टेस्टिंग। ये नाम दे के आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज टेस्टिंग नाम का डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद आपने जाना है इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में जाके यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करना है, और जो आपने फाइल अपनी डाउनलोड करके रखी हुई है उस पे चले जाना है। जो फाइल आपने LMS के अंदर से टेस्ट फेज वाले जो आपका था हिस्सा, वहां से जो आपने डाउनलोड करके रखी है, जो आपको मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कराया था उसको आप ये डाउनलोड आपने किया, वो आपके पास जिप फाइल थी। आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह से क्लोज नामी फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर DB के अंदर ये देखें क्लोथ्स टेस्टिंग डॉट SQL के नाम से फाइल होगी, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और गो पे क्लिक करना है, तो आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर ये बैकअप बन जाएगा और ये यूजर आपको यहाँ पे इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक ही टेबल है यूजर्स नाम का, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके टेबल के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये तरीका कार है डेटाबेस का बैकअप जो है वो रिस्टोर करने का और डेटाबेस को एग्जीक्यूट करने का। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि मैंने सबसे पहले एक पेज बनाया welcome.py के नाम से। इसको इसकी कोडिंग ओपन करने के लिए आसान तरीका है कि राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे आप क्लिक करें, तो इसका जो कोड है वो VS कोड के अंदर इंटर हो जाएगा। अगर वो आपने नहीं उस पर नहीं क्लिक करना तो आप इसको Notepad++ में भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ओपन करने के बाद देखें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यूज़ होती हैं पाइथन की लाइब्रेरीज, सबसे पहले तो हमने उसको इंपोर्ट करना होता है। तो हमने पाइथन की लाइब्रेरीज जो हैं उनको इंपोर्ट किया है सबसे पहले। यहाँ पे आपको लाइन नंबर 1 पे देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास टीके इंटर है, उस में से हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्टैरिक यानी सारी चीज़ों को। तो स्टैरिक स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे टीके इंटर जो है वो लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है पाइथन की, ठीक है जी। तो हम टीके इंटर में से
सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है लॉगिन फॉर्म को। लॉगिन फॉर्म चूंकि हमने अलग बनाया हुआ है तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। वो क्यों इंपोर्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि आगे जब हम लॉगिन फॉर्म ओपन करेंगे तो ओपन करते हुए हमें वो ये एरर ना दे कि कौन सा लॉगिन फॉर्म। तो हम जो भी नया फॉर्म बनाते हैं पाइथन के अंदर, उसको हम अपनी मेन फाइल या वेलकम फाइल पे या वेलकम पेज पे इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ओपन करते हुए उसको इशू ना आए। ये इसी तरह है जैसे अगर आप एक घर में मुख्तलिफ कमरे बनाते हैं तो हर कमरे में इंटर होने का दरवाजा होता है। आप ये आप नहीं कह सकते कि चूंकि घर में इंटर होने के लिए एक मेन दरवाजा है तो कमरों को छोड़ देते हैं, उनके दरवाजे नहीं बनाते। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपको जो नई फाइल बनाएंगे आप, उसको आपने इंपोर्ट लाजमी करना है इसके अंदर। उसके बाद हमने ये क्लास बनाई है वेलकम विंडो। क्लास का क्या मतलब होता है, ये क्लास क्या चीज़ होती है? देखिए, जो भी हमारा मेन पेज होगा, यानी जो हमारा वेलकम पेज है, वो बजाते खुद में एक क्लास है। क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको CS403 से भी मिल जाएगा, CS301 से भी मिल जाएगा और 506 से भी मिल जाएगा। ये आपने बुक्स पढ़ ली होंगी, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के। ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हमने सबसे पहले ये क्लास एक बनाई, उसके अंदर ये हमने डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन सेल्फ, यानी हमने इसी सफ़े का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर वो चीज़ होती है जो कि किसी क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करने में हेल्प आउट करता है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि इस क्लास को रन करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद हमने बोला कि ये जो सेल्फ है, यानी ये जो क्लास है, इसकी जो विंडो है वो टी के से ली गई है, यानी टी के इंटर से ली गई है। यानी इसका जो यूजर इंटरफेस है वो हम टी के इंटर वाला यूज कर रहे हैं। मैंने हर लाइन के ऊपर कमेंट्स किए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। आप इनको पढ़ लीजिएगा तब भी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो विंडो मैंने बनानी है उसका मैंने साइज और बैकग्राउंड दिया है। तो सेल्फ डॉट कैनवस, कैनवस कहते हैं जो एरिया होता है विंडो का, जो भी विंडो हम बनाते हैं उसका जो एरिया होता है उसको हम कैनवस कहते हैं। जैसे अभी ये मैं पेंट ओपन करता हूँ तो ये पेंट आपके सामने ओपन हुआ है, तो ये इसका जितना भी व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कैनवस। तो कैनवस हमने खुद डिसाइड करना होता है कि वो कितना बड़ा हो। तो कैनवस मैं बता रहा हूँ कि विंडो पे कैनवस होना चाहिए 600 उसकी विड्थ हो, 400 उसकी हाइट हो, बैकग्राउंड जो है वो उसका वाइट होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने बोला है इसको कैनवस को मैंने बोला है कि तुम पैक कर लो खुद को, और एक्सपेंडेबल, यस तुम्हें एक्सपेंड किया जा सकता है और तुम्हें फिल भी किया जा सकता है, बोथ तरीके से, यानी छोटा बड़ा दोनों तरीके से हमें तुम्हें फिल कर सकते हैं। ये कैनवस डॉट पैक वाली जो कमांड है ये तकरीबन हर चीज के साथ जो है वो हमने यूज करनी है जब जब हम कैनवस बनाएंगे। तो ठीक है, तो एक जगह हमने कैनवस बना लिया, उसको हमने पैक कर दिया, यानी अब हम उसको पैक कर चुके हैं, जब वो रन होगा तो वो खुल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी विंडो हो वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन में शो हो। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि विड्थ जो हो, उसकी विड्थ हम ले रहे हैं कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। जो विंडो हमने बनाई है उसकी जो हमारे पास स्क्रीन विड्थ है वो उसकी वैल्यू विड्थ में चली जाएगी, और जो हमने विंडो बनाई है उसकी जो हाइट है वो हाइट में चली जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हाइट और विड्थ थी इसको 2 से डिवाइड करके, और उनकी जो वैल्यूज हैं आगे से, मतलब उसकी जो भी हाइट और विड्थ थी उसको भी आगे से 2 पे डिवाइड करके माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा जिधर से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर आप ये ना भी करना चाहें तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़रा सही हो जाएगा, स्क्रीन के बिल्कुल दरमियान में वो आ जाएगी। उसके बाद हमने ये किया कि हमने उनको ये एक्स और वाई की वैल्यू पास करवा दी कि स्क्रीन को कहाँ से शुरू करवाना है। और फिर हमने विंडो को बोला कि तुम्हारी जो ज्योमेट्री है, यानी तुम्हारे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो STR1 के अंदर पड़े हुए हैं। फिर हमने उसकी रिसाइजेबल विंडो का ऑप्शन खत्म कर दिया। फिर हमने उसका टाइटल सेट किया, जो विंडो हम अभी बना रहे हैं, जो हमने ऊपर बनाई है उसके टाइटल पे ये लिखा हुआ नजर आए, यानी कि उसका जो डब्बा होता है उसके ऊपर ये लिखा हुआ नजर आए। उसके बाद हमने उसका फ्रेम ऐड करना है। फ्रेम वो चीज़ होती है जो कि अंदर होती है विंडो के, जिसके अंदर आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो फ्रेम जो है उसकी हाइट और विड्थ हमने थोड़ी सी कम रखी है हमारी ओरिजिनल विंडो से, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एक्स और वाई वाला जो है वो हमने खुद से दे दिया 80 और 50। और उसके बाद हमने एक्स और वाई ये दो वैल्यूज हैं जिनकी हमने 70 और 20 रखी है, यानी कि मार्जिन हमने बताया कि एक्स यानी कि लेफ्ट साइड से और वाई यानी कि ऊपर से कितना मार्जिन हो। उसके बाद हमने लेबल एक लगाया है जो कि ये आपको शो कर रहा है कि उस पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा। लेबल लगाने का तरीका ये होता है कि आप पहले विंडो का नाम लिखते हैं, फिर आगे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इज इक्वल टू के बाद उसकी टाइप बताते हैं,
फिर बताते हैं कि उस वेरिएबल को रखना किधर है, और फिर ये बताते हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद हमने उसको कॉन्फ़िग किया है, यानी जो लेबल हमने बनाया था उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, उसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइलिंग हमने बोल्ड दी है। उसके बाद हमने उसको प्लेसमेंट बताई है कि तुमने कहाँ से शुरू होना है। तो हमने जो फ्रेम बनाया है अपनी विंडो के अंदर, हम उसे बता रहे हैं कि तुम्हारी जो बाउंड्री है वो लेफ्ट साइड यानी एक्स वाली साइड से 10 पिक्सल के फासले पे हो, और वाई की जितनी भी वैल्यू है उसमें कुछ भी ना ऐड करके उतने ही फासले पर हो। यानी कि हम उसे बता रहे हैं कि एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज हैं, यानी 70 और 20, उसकी जगह एक्स की 10 ले लो और वाई की वैल्यू 20 ही रहे, यानी इतने फासले से तुम उसको शुरू करो। ये भी जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने एक बटन बनाया, बटन पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, और उसका भी फॉन्ट हमने आगे सेटअप किया है, उसका बैकग्राउंड दिया है, फोरग्राउंड उसका दिया है, फोरग्राउंड कहते हैं सामने वाले कलर को। फिर हमने बटन की प्लेसमेंट भी बताई है कि एक्स की जो भी वैल्यू है उसमें 80 जमा कर दो, वाई की जो भी वैल्यू है उसमें 50 जमा कर दो। और फिर हमने सेल्फ डॉट विंडो को मेन लूप पे लगा दिया, यानी कि वो बार बार विंडो शो होती रहे जब तक हम उसे क्लोज ना कर दें। फिर उसके बाद हमने ये बताया है कि जैसे ही हम नई विंडो को ओपन करें या लॉगिन वाला बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खत्म हो जाए और लॉगिन वाली विंडो हमारे पास ओपन हो जाए। उसमें हम ये बता रहे हैं कि सेल्फ डॉट विंडो डॉट डिस्ट्रॉय और लॉग इज इक्वल टू लॉगिन डॉट लॉगिन विंडो और लॉग डॉट एड फ्रेम, यानी लॉगिन विंडो को हम कर रहे हैं, बीच में ऐड कर रहे हैं अपनी मेन विंडो के अंदर। और उसके बाद हमने हमारी जो मेन विंडो है वो बता रहे हैं कि उसमें हमारी मेन विंडो कौन सी होगी और मेन विंडो को हमने किधर ऐड करना है। ठीक है, तो मेन विंडो हमने जो है वो वेलकम विंडो बताई है और उसको हम फ्रेम के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। चलाने का तरीका ये है कि जब आप उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपके पास पाइथन की कोडिंग है, तो वहाँ पे आपने पाइथन लिख के और अपनी फाइल का नाम लिखना है। जैसे वेलकम डॉट पी वाई मेरी फाइल का नाम है, ये लिख के मैं एंटर करूंगा। देखें ये मेरे पास जो है वो ये वाली फाइल चल पड़ी है। अब इसमें मैं अगर कोई चीज़ की चेंजिंग करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू वाला बटन थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि वाई में इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दूंगा, जैसे 150 कर देता हूँ, और इसको मैं क्लोज करके और दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए बटन इसका काफ़ी नीचे आ गया। इसी तरह से अगर इसका बैकग्राउंड कलर अभी तो ग्रीन है ना, तो अगर इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने इसका रेड कर दिया और इसको मैंने क्लोज करके दोबारा से रन किया, तो ये देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसमें मल्टीपल चेंजेस ला सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं कंटिन्यू वाले पे क्लिक करूंगा तो कौन सा कोड चलेगा, ये वाला, ओपन अ न्यू विंडो ऑन बटन प्रेस। ठीक है, ये वाला कोड जो है वो चलेगा जब जब मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो इस कोड के अंदर क्या है, लॉगिन वाली विंडो को हम बता रहे हैं कि अब तुम बन जाओ सेल्फ, सॉरी, सेल्फ के अंदर तुमने बनना है, और अभी जो सेल्फ में विंडो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सेल्फ में अभी कौन सी विंडो है, ये वेलकम वाली, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और लॉगिन को बोला है कि तुम्हारी जो विंडो है वो ऐड फ्रेम इसके अंदर ऐड हो जाए। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखें मेरी वो वाली विंडो खत्म हो गई और ये नई विंडो मेरे सामने आ गई है। तो इसका कोड भी निकाल लेते हैं लॉगिन विंडो का। ये हमारे पास लॉगिन विंडो है, इसके अंदर भी सबसे पहले ये इंपोर्ट्स हैं सारे। पहले हम टीके इंटर से सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर टीके इंटर से हम मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक फंक्शनैलिटी है मैसेज बॉक्स शो करवाने के लिए। फिर हम डीबी वाले फोल्डर के अंदर से डीबी वाली फाइल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर वही आगे से सेम मेथड है, हमने क्लास बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसका कैनवस बनाया, उसको सेंटर में लाया, रिसाइजेबल खत्म किया, उसका टाइटल सेट किया। ये सारों की चीज़ों के ऊपर कमेंट हुए हुए हैं, तो ये आप जो है वो लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसको प्लेसमेंट बताया कि हम कहाँ पे रखने जा रहे हैं। उसमें ये सारा कुछ करने के बाद अब हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने लगे हैं, यानी कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं अब हम ये बनाने लगे हैं। जैसे सबसे पहले ये देखें, ये लेबल है, लेबल में क्या लिखा हुआ है, क्लोथ्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे पहले हमारा ग्रीन कलर का लेबल आ गया जिसमें लिखा हुआ है क्लोथ्स मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसकी हमने आगे से प्लेसमेंट बताई है, फिर हमने अगला लेबल लगाया जो कि यूजर नेम का था, फिर हमने ईमेल वाली एंट्री लगाई, यानी कि ये ईमेल वाली एंट्री कह रहा हूँ जिसमें हमने यूजर नेम लिखना है, क्योंकि यूजर नेम जो है उसमें आप ईमेल लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको ईमेल का नाम दे दिया। उसके बाद हमने पीएस लेबल यानी पासवर्ड लेबल लगाया जिसपे लिखा हुआ आ जाएगा पासवर्ड। फिर हमने पासवर्ड वाली एंट्री लगाई, एंट्री कहते हैं बॉक्स को, ये जो डब्बा है इसको एंट्री कहते हैं पाइथन के अंदर। फिर हमने बटन लगाया एक लॉगिन वाला, फिर उसके बाद हमने रीसेट वाला बटन लगाया, फिर एग्जिट वाला बटन लगाया, फिर हमने क्लोज स्टॉक वाला बटन लगाया जो कि नीचे अभी आ रहा है लेकिन डिसेबल्ड है। अभी देखें ये ग्रे कलर का हुआ पड़ा है, अभी ये क्लिकेबल नहीं है, अब आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते जब तक मैं अपना सही यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दूंगा। तो ये मैंने लगाया और इसकी प्रॉपर्टी मैंने सेट की कि डिसेबल्ड है फिलहाल ये, बाकी मैंने किसी की भी प्रॉपर्टी देखें
इन तीनों बटन में से किसी की भी मैंने प्रॉपर्टी जो है वो डिसेबल नहीं सेट की। उसके बाद मैंने मेन लूप लगा के इसको रन करवाया। मेन लूप लगाने से ही आपकी विंडो रन होती है। उसके बाद मैंने लॉगिन का यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या करेगा, मुझसे यूजर नेम पासवर्ड लेगा या ईमेल और पासवर्ड लेके उसको मैच करेगा डेटाबेस के अंदर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे डेटा लिया, कहाँ से लिया, सेल्फ यानी इस फॉर्म के अंदर से ईमेल में से डेटा उठाओ और पासवर्ड में से भी डेटा उठाओ। दोनों डेटा को मैंने ले लिया। फिर मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने बोला है कि ये वाले सिंबल्स जो हैं वो ना हो। ठीक है जी, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है उसके अंदर ये वाले सिंबल ना हो, उसको रोकने के लिए मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है और उसके अंदर मैंने ये सारे सिंबल पहले से उसको बता दिए हैं कि ये चेक करने हैं। और अब मैं इसे बता रहा हूँ कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर से सर्च करो, अगर हमारे सेल्फ वाली विंडो में जो पासवर्ड वाला हमारा खाना है उसको, उसके अंदर जो डेटा है, अगर उसमें से एक भी स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास नहीं है तो हमें ये लिखा हुआ आना चाहिए कि पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, यानी इन सब में से एक आधा स्पेशल कैरेक्टर लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। ये हमारी थी रिक्वायरमेंट थी। ये रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये स्पेशल कैरेक्टर शुड बी इंक्लूडेड इन योर पासवर्ड। तो स्पेशल कैरेक्टर अगर नहीं होगा, इज इक्वल टू नन, ये डबल इक्वल टू को हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, अगर वो नन होगा यानी कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कह रहे हैं उसके जरिए से सर्च करवा रहे हैं कि अगर हमारे पासवर्ड वाले डब्बे के अंदर एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो ये हमारे पास मैसेज बॉक्स के अंदर एक एरर शो हो कि हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में होना जरूरी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स, अदरवाइज हम वैलिडेशन करेंगे। अगर हमारे पास ईमेल खाली हुआ तो हम लिखा हुआ आ जाएगा कि यूजर नेम पहले एंटर करें, पासवर्ड खाली हुआ तो लिखा हुआ आ जाएगा कि पासवर्ड एंटर करें, यानी कोई चीज खाली नहीं रह सकती। अगर ये दोनों बातें पूरी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं रिजल्ट, और डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर डीबी वाली फाइल को बोल रहे हैं कि यूजर लॉगिन नामी फॉर्म है, यूजर लॉगिन नामी फंक्शन है, उसको एक्सेस करो और उसको डेटा भेज दो। डेटा कौन सा है, ये दो चीजें। ये दो चीजें जो है वो हमारे पास डेटा है, तो इसको हमने भेजा है यूजर लॉगिन फॉर्म के अंदर। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इफ RES, यानी अगर रिजल्ट आपके पास वापस सही आता है, ट्रू आता है, तो मैसेज बॉक्स के जरिए से इन्फो शो करवा दोगे। मैसेज क्या लिखा हुआ आएगा, लॉगिन सक्सेसफुली, और क्लोज वाला जो बटन है उसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा डिसेबल से हटा के। और अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो अलर्ट लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज बॉक्स में, और मैसेज क्या होगा, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड। और उसके बाद आखिर में रीसेट बटन वाली कमांड है कि अगर हम रीसेट वाला बटन दबाते हैं तो ईमेल वाला जो हमारा खाना है वो भी डिलीट हो जाए, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भी डिलीट हो जाए, और पासवर्ड वाला खाना भी डिलीट हो जाए। ठीक है जी, तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि इसको हम लॉगिन करके आया चेक कर सकते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। मिसाल admin@gmail.com, पासवर्ड 123 मैं लिख के लॉगिन करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ जाएगा कि पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, यानी मैंने पासवर्ड गलत दिया है। अब इसको मैं 123 लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड, तो मैं देख लेता हूँ कि मैंने अपना पासवर्ड और यूजर नेम क्या रखा हुआ है। डेटाबेस में मैं जाता हूँ, देखिए मेरा यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है 123, ये मैंने खुद यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन और पासवर्ड में 123, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेसफुली, और ये वाला बटन हमारा एक्टिव हो गया है, क्लोज स्टॉक वाला, ये पहले डिसेबल था। फिर हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों खाने खाली हो गए और एग्जिट पे क्लिक करने से फॉर्म हमारा क्लोज हो चुका है। तो दैट्स इट, यही कुछ है हमारा टेस्ट फेज। एक सिंपल सी फाइल है और टोटल आपके पास ये 50-60 लाइनें भी नहीं बनती। ये आपने जो है वो तैयार करना है और एक एक चीज के ऊपर कमेंट दिया हुआ है, गौर से आपने इस वीडियो को भी देखना है और एक एक कमेंट को पढ़ना है कि उसमें मैंने क्या बोला है, और उसके बाद आपने प्रोग्राम चला के आपने इसी तरह से इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड कर दूंगा। और मजीद जो है आपको मैं वीडियो लिंक भी सेंड कर देता हूँ कि पाइथन का SDK और TK इंटर को कैसे सेटअप करना है। और आखिरी बात यह है कि अपना VU ईमेल लाजमी चेक करें, उसमें आपके टेस्ट फेज वाइवा की डेट आनी है, वो आप डेली बेसिस पे आपने उसको चेक करना है। तो वीडियो आपको मैं ये लेक्चर के भी शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।